नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को जो हाल ही में एक बहुत ही विशाल फंड ट्रांसफर किया है, आज हम उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक ट्रांसफर का असली मतलब क्या है और ये आम भारतीयों की अर्थव्यवस्था को कैसे नई दिशा दे सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए। 2.86 लाख करोड़ रुपए। जी हां, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हुए इस अभूतपूर्व सरप्लस ट्रांसफर का यही विशाल आंकड़ा है। ये भारत के इतिहास में आरबीआई द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा सरप्लस या डिविडेंड ट्रांसफर है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक ऐसा अमाउंट है जो देश के बुनियादी ढांचे, ऋण बाजार और भविष्य की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। आज की इस चर्चा में हम इन अहम पहलुओं से गुजरेंगे। सबसे पहले नॉट जस्ट फ्री मनी, फिर द नेशनल फाइनेंशियल मैनेजर, उसके बाद इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड, फिर द डबल एज्ड स्वॉर्ड और आखिरी में जानेंगे इम्पैक्ट ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नॉट जस्ट फ्री मनी की और आरबीआई सरप्लस से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकार के पास जब चाहे तब पैसे छापने की मशीन होती है, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भारी भरकम धनराशि केवल ताजे छपे हुए नोट या फ्री मनी नहीं है। ये असल में सेंट्रल बैंक की कड़ी मेहनत, उनके वित्तीय ऑपरेशंस और रणनीतिक निवेश से कमाया गया एकदम सॉलिड और वास्तविक मुनाफा है। अब इस पूरी चर्चा के दौरान हम बार बार एक ही बुनियादी सवाल पर लौटेंगे कि भाई, इन सब बातों का एक आम भारतीय नागरिक की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये बड़ी बड़ी बातें तब तक बेमानी हैं जब तक हम इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी और आम इंसान की जेब से जोड़कर ना देखें। अब जरा इस बदलाव को देखिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ये पे आउट करीब 30,000 करोड़ रुपए था और आज ये सीधे ऐतिहासिक रिकॉर्ड यानी 2.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के बाद से जो संस्थागत बदलाव आए हैं, उसी ने इतने बड़े पे आउट का रास्ता साफ किया है। इसे वाकई एक बहुत बड़ा जंप कहा जा सकता है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द नेशनल फाइनेंशियल मैनेजर, और समझते हैं कि आरबीआई आखिर इतना बड़ा मुनाफा कमाता कैसे है। चीजों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। आरबीआई को देश का एक नेशनल फाइनेंशियल मैनेजर मान लेते हैं। ये कोई छोटा मोटा मैनेजर नहीं है, बल्कि लगभग 92 लाख करोड़ रुपए की एक बहुत ही विशाल बैलेंस शीट को मैनेज करता है। ये विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी बॉन्ड्स और हमारी करेंसी का इस तरह से संचालन करता है जिससे देश के लिए एक अच्छी खासी राष्ट्रीय आय उत्पन्न हो सके। तो ये मुनाफा आता कहां से है? देखिए, भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडारों में से एक है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाईं, तो ग्लोबल लेवल पर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई। इसका सीधा फायदा आरबीआई को हुआ और उन्हें अपनी विदेशी संपत्तियों पर जबरदस्त रिटर्न मिला। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में जो कमी आई, उससे भी आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के वैल्यूएशन में काफी फायदा हुआ। ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले आरबीआई अपनी एसेट्स और विदेशी मुद्रा से इनकम जनरेट करता है, फिर वो अपने खर्चे निकालता है और हाँ, किसी भी इमरजेंसी के लिए एक कंटिंजेंट रिस्क बफर यानी सीआरबी के लिए पैसे अलग रखता है। इस बार ये बफर बैलेंस शीट के 6.5% पर रखा गया है, जिसके लिए लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए जोड़े गए हैं। ये सब खर्चे और बफर निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचता है ना, बस वही रकम केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के मुकाबले हम कहां खड़े हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। अगर हम दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। एक तरफ हमारा आरबीआई है जो रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो बाहरी नुकसान झेल रहे हैं। अमेरिका में तो फेडरल रिजर्व ने सरकार को मुनाफा भेजना ही बंद कर दिया है
और ब्रिटेन में हालात ये हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के नुकसान की भरपाई वहाँ के टैक्स पेयर्स को अपनी जेब से करनी पड़ रही है। हैरान करने वाली बात है ना? अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल भारत ने पश्चिमी देशों की तुलना में एक बहुत ही अलग और संयमित इकोनॉमिक मॉडल अपनाया। अमेरिका और यूरोप ने कोविड के दौरान जमकर पैसे छापे, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं, और आज वो उसी के कारण भारी ब्याज चुकाने के जाल में फंस गए हैं। लेकिन इसके उलट भारत ने अंधाधुंध नोट छापने के बजाय अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार के स्मार्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया, और इसी स्ट्रैटेजी ने आरबीआई के प्रॉफिट को बचाए रखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेगमेंट की ओर, द डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी इस बड़े सरप्लस ट्रांसफर के मैक्रो इकोनॉमिक जोखिम और इसके फायदे क्या क्या हैं। एक तरफ देखें तो ये विंडफॉल यानी अप्रत्याशित लाभ सरकार को एक बहुत बड़ा वित्तीय कुशन देता है। ये सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत तगड़ा सोर्स है। इससे होता यह है कि राजकोषीय घाटे का प्रेशर काफी कम हो जाता है, सरकार को बाजार से भारी कर्ज नहीं लेना पड़ता, और दुनिया भर में चल रही भू राजनीतिक उथल-पुथल या तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच ये पैसा एक बेहतरीन सेफ्टी नेट का काम करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार हर साल आरबीआई के इन पैसों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगी तो लंबे समय में वित्तीय अनुशासन बिगड़ सकता है। सोचिए, अगर कल को कोई बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो बड़े पेआउट्स की वजह से सेंट्रल बैंक के पास जो अपना रिजर्व बफर होना चाहिए वो कम पड़ सकता है। और हां, अगर सरकार ने इस पैसे को बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए आक्रामक रूप से खर्च कर दिया तो महंगाई भी तेजी से बढ़ सकती है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स फिस्कल डोमिनेंस यानी राजकोषीय प्रभुत्व जैसी स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां सरकार के पैसों की जरूरतें इतनी हावी हो जाती हैं कि सेंट्रल बैंक की आजादी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि भारत अभी स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरबीआई के रिजर्व्स काफी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी लगातार हर साल इतना बड़ा ट्रांसफर एक इंस्टीट्यूशनल चिंता का विषय तो बन ही सकता है। और अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इम्पैक्ट ऑन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इन बड़ी बड़ी बातों का आम जिंदगी से क्या कनेक्शन है? तो हम फिर से उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ गए हैं। रिजर्व बैंक के मुनाफे के ये अरबों खरबों रुपए एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलते हैं? सीधे तौर पर तो किसी के बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आने वाला। फिर इसका असर कैसे दिखता है? देखिए, इस बड़े फंड की वजह से सरकार के पास हाईवे, रेलवेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बेहतर बनाने और वेलफेयर स्कीम्स में लगाने के लिए ज्यादा पैसा होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब सरकार को मार्केट से कम कर्ज लेना पड़ता है तो बॉन्ड यील्ड स्थिर रहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आम लोगों के होम लोन या कार लोन की ईएमआई अचानक से शूट अप नहीं करती। नए टैक्स लगने का प्रेशर भी कम हो जाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, यह एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अगर ये खर्च बिना सोचे समझे हुआ तो खाने पीने का सामान और पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीजें महंगी भी हो सकती हैं। अगर इस पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है कि ये ट्रांसफर वित्तीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से असाधारण है और राजकोषीय रूप से फायदेमंद है, लेकिन ये संस्थागत रूप से बेहद संवेदनशील भी है। मतलब शॉर्ट टर्म में ये एक बहुत बड़ी वित्तीय जीत जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे बहुत ही कड़े अनुशासन के साथ मैनेज करना होगा। तो आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या भारत इस ऐतिहासिक विंडफॉल का इस्तेमाल अपनी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूत बनाने के लिए करेगा, या फिर ये सिर्फ कुछ समय की राहत के लिए एक शॉर्टकट साबित होगा? क्या हम अपने नेशनल फाइनेंशियल मैनेजर पर एक जोखिम भरी निर्भरता की शुरुआत तो नहीं कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत